नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कैथेड्रल टाउन्स। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा कि कैथेड्रल टाउन्स का मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे इसकी शुरुआत किस देश से होती है, कब होती है और इनका जो कंस्ट्रक्शंस था वो किसके द्वारा करवाया गया और क्यों करवाया गया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जितने भी कैथेड्रल टाउन्स थे एक विशेष स्टाइल मीन्स आर्किटेक्चर के तहत बनाए जाते थे, जिनको हम जानेंगे। साथ ही साथ इनके कैथेड्रल टाउन्स के फीचर्स व इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए आइए हम सबसे पहले कैथेड्रल टाउन्स का मीनिंग जानेंगे, साथ ही साथ देखेंगे इनकी शुरुआत कब और कहां से होती है। From the 12th century, large churches called cathedrals were being built in France। कहते हैं जो विशालकाय जो चर्च थे उनका जो निर्माण होने की शुरुआत थी वो 12th सेंचुरी में फ्रांस से होती है, जिन्हें हम कैथेड्रल चर्च के रूप में जानते हैं। Some कैथेड्रल्स बिलोंग टू मोनेस्ट्रीज, जिसमें से कुछ जो कैथेड्रल्स चर्च होते थे वो मोनेस्ट्रीज से बिलोंग करते थे। बट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर कंस्ट्रक्शन विद देयर ऑन लेबर मटेरियल और मनीज। कहते हैं जो फ्रांस के अंदर जो रईस या उच्च या कुलीन वर्ग के लोग थे वो जो दान के रूप में जो पैसा दिया करते थे, साथ ही साथ वो मटेरियल के रूप में और लेबर भी प्रोवाइड कराते थे ताकि विशालकाय जो चर्च थे उनका निर्माण हो सके। साथ ही साथ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो इनका जो डिज़ाइन होता था इन चर्चों का एक विशेष आर्किटेक्चर के तहत किया जाता था, जिसे हम गॉथिक स्टाइल के रूप में जानते हैं। इन चर्च को ये देखने को मिलेगा इनके अंदर जैसे वहाँ के वेदर को ध्यान में रखकर, वहाँ के जो सीटिंग अरेंजमेंट को ध्यान में रखकर, साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग थे उनकी गैदरिंग हो, स्पीच देने का जो स्थान हो, इन सभी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता था इन चर्च में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लॉफ्टी पिलर्स हो, हाई पिच्ड रूफ हो, ये सारी बातें भी इस पिक्चर से और ज़्यादा क्लियर होती है। सो चलिए, कैथेड्रल्स वर बिल्ट ऑफ स्टोन्स। जो कैथेड्रल चर्च होते थे वो पत्थरों के बने हुए होते थे। एंड टुक मैनी ईयर्स टू कंप्लीट। कहते हैं इनके निर्माण में जो समय लगता था बहुत ज़्यादा लग जाता था। इसका कारण हो सकता है कि ये डोनेट या डोनेशन पर डिपेंड करते थे और साथ ही साथ बहुत विशालकाय बनते थे, इस वजह से भी इनको बनने में समय लगता था। किनको? कैथेड्रल चर्च को। दे वर बीइंग बिल्ट, द एरिया अराउंड द कैथेड्रल्स बिकम मोर पॉपुलेटेड। कहते हैं जो कैथेड्रल चर्च होते थे उनके जो आसपास का जो एरिया था धीरे धीरे पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशंस थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि अगर हम इंडिया के संदर्भ में अगर देखेंगे तो जितने भी हमारे जो धार्मिक प्लेस हों, जिसमें आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, अगर इन्हीं स्थानों को देखेंगे तो वहाँ पर कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी के कारण, कुछ रेजिडेंस के कारण और कुछ धार्मिक यात्राओं के कारण वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। साथ ही साथ इसी में भी वैसा ही हुआ होगा। कहाँ पर? फ्रांस और यूरोप के अन्य शहरों के अंदर। आगे देखते हैं। एंड दे वर कंप्लीटेड, दे बिकम सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। कहते हैं जब ये विशाल बनते थे तो इस कारण इनकी जो भव्यता को देखने के लिए बहुत सारे लोग आसपास के जैसे पिलग्रिमेज के रूप में यहाँ दर्शन करने आने लगते थे। द स्मॉल टाउन्स डेवलप्ड अराउंड देम। इस वजह से यहाँ आसपास आपको छोटे छोटे जो टाउन्स थे, कस्बे का भी निर्माण आपको देखने को मिलता है। Cathedrals were designed so that the priest's voice could be heard clearly within the hall where the large numbers of people gathered। कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता था, जो कैथेड्रल चर्च होते थे, जो प्रिस्ट होता था उनके लिए कैथेड्रल चर्च के अंदर खड़े होने के लिए या उपदेश देने के लिए एक विशेष स्थान होता था, ताकि जो हॉल के अंदर जितने भी लोग गैदर्ड होते थे, इकट्ठा होते थे, उनको आसानी से प्रिस्ट का आवाज़ या वॉइस था, उपदेश था, आसानी से सुनाई दे सके। साथ ही साथ जो आसपास के जितने भी लोग थे, बाहर रहने वाले लोग थे, वो भी आसानी से सुन सके।
देखते हैं। द सिंगिंग बाय मॉन्क्स कुड साउंड ब्यूटिफुल एंड द chiming the bells calling them to prayer could be heard over a great distance। कहते हैं इस प्रकार से बेल जो मॉन्क्स के द्वारा गाए जाने वाला मधुर संगीत व साथ ही साथ घंटियों की आवाज़ इतनी प्यारी होती थी कि वो बहुत दूर तक लोगों को सुनाई देती थी। कहाँ की? कैथेड्रल चर्च की। साथ ही साथ देखेंगे स्टेन्ड ग्लास वॉज यूज फॉर द विंडो। कहते हैं जो इनकी जो विंडोज़ होती थी बच्चों, उनमें स्टेन ग्लास को यूज किया जाता था, जिसे हम नेक्स्ट पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। ये देखिए जो स्टेन ग्लास होते थे उनकी जो पिक्चर्स यहाँ पर देखो, स्टेन ग्लास को यूज़ किया जाता था विंडो में। जब अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें क्या होता था, जो स्टेन ग्लास के अंदर ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी पिक्चरों को यहाँ पर अंकित किया जाता था इन ग्लास पर। इसको अगर इंडिया के संदर्भ में हम भगवान राम से जोड़ के अगर देखें तो जब भगवान राम अयोध्या से निकलते हैं तो वहाँ से लेकर पूरे रामायण का जो वृत्तांत है, हम जब भी मंदिरों में जाते हैं तो उनकी दीवारों पर पूरा अंकित हमको दिखाई देता है। वैसा ही इन चर्चों के अंदर ईसा मसीह के जीवन को चित्रित किया जाता था, इनकी दीवार व साथ ही साथ स्टेन ग्लास पर भी। सो इसको यहाँ पर वैसे आप देख सकते हैं। सो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट वुड मेक देम रेडिएंट फॉर द पीपल्स इनसाइड द कैथेड्रल। जब दिन का जब रोशनी आता था तो जो पूरी जो पिक्चर्स थी किस पर? विंडोज़ की, जो अंदर रहने वाले लोगों को बहुत दृश्य बहुत अद्भुत दिखाई देता था। और साथ ही साथ आफ्टर द सनसेट द लाइट ऑफ द कैंडल्स वुड मेक देम विजिबल टू पीपल्स आउटसाइड। और जैसे ही नाइट होती थी तो जो कैंडल्स की रोशनी से वो जो स्टेन ग्लास थे बाहर के लोगों के लिए और ज़्यादा मनोरम या भव्य दिखाई देते थे दूर दूर से। The stained glass windows narrated the stories in the Bibles through the pictures which illiterate people could read। कहते हैं जो भी अनपढ़ लोग थे जो उन पिक्चर्स को देखकर आसानी से उनका अर्थ या उनके जो भाव होता था वो समझ सकते थे। कहाँ पर? फ्रांस और यूरोप के अन्य शहरों के अंदर। तो इस प्रकार की इन्हें इस प्रकार की जो भव्यता थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये बहुत भव्य बनाए जाते थे, इस वजह से पूरे यूरोप में इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।